चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें नहीं या तो अदर यहाँ ज्यादा बात कर रहा है तो इधर आ जाए। खड़क अंदर सुरेश। हाँ चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था कि अगर हम कोई बॉडी को फ्रीली छोड़ रहे हैं तो वो नीचे की तरफ आ रही है बिकॉज उसको अर्थ पुल कर रहा है, एंड दैट फोर्स उसको ग्रेविटेशन फोर्स ही बोल रहे हैं। और वो जो एक्सेलरेशन है उसको नाम क्या दिया था हमने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट वाज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। हमने ये देखा था कि बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसको m इंटू जी बोले थे, पर ये फोर्स कुछ और नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स था अर्थ का उस बॉडी के ऊपर। ऐसा कुछ इक्वेट किया था हमने। ये कहां से आया था? हमारा सेकेंड लॉ से, m इंटू ए। किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो वो फोर्स कितना होता है? m इंटू ए होता है। पर यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह अपन ने जी ले लिया, है वो एक्सेलरेशन ही, ठीक है। पर बाद में अब पता चला कि ये पुल तो एक्चुअली ग्रेविटेशन फोर्स के कारण था। ये जो भी फोर्स था वो किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का भी लॉ न्यूटन ने दिया था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों फोर्स को हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। समझ रहे हैं ना? ये दोनों न्यूटन के ही लॉ हैं। ये सेकेंड लॉ न्यूटन का और ये न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों को इक्वेट करें तो स्मॉल एम यानी कि उस बॉडी का मास कैंसल आउट हो गया। तो हमने ये प्रूव कर दिया था कि स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो बॉडी के मास पर डिपेंड करती ही नहीं है। इनफैक्ट किस पे डिपेंड करती है? उस प्लैनेट के साइज पर और उस प्लैनेट के मास पर। साइज मतलब रेडियस हो गया और ये हो गया उसका मास, ठीक है। अभी हमने यहां पर हाइट को नेग्लेक्ट किया है ना। हाइट मतलब जिस हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया गया है ग्राउंड के ऊपर, वो हाइट को हमने नेग्लेक्ट किया। ऐसा कुछ लिखे था, आपको याद आ रहा है कि ऐसा कुछ लिखा था हमने कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच? हाँ, एक ही मतलब है, एच इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, या आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच। एक ही मतलब है ना दोनों बात का। तो ऐसा हमने लिखा था। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो सरफेस से हाइट है ऑब्जेक्ट की, वो रेडियस के सामने नेग्लिजिबल है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये आपका अर्थ है ना, ये हो गया अगर रेडियस इतना, और अगर आप इस हाइट से बॉडी को ड्रॉप किए हो, वो बॉडी का हाइट है एच, तो आप आर के सामने उस एच को जो कि स्मॉल है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वरना आप नीचे आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिखते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि नीचे क्या होना चाहिए? सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, दोनों बॉडी के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस का स्क्वायर। एम आई क्लियर? ठीक है। पर यहां पे हमने भी करंटली उस एच को नेग्लेक्ट किया है। पर अगर बॉडी बहुत ज्यादा हाइट से फेंकी जाएगी तब उस एच को अपन नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तब यहां पे हम आर प्लस एच लिखेंगे। सुन रहे हैं क्या? तब जो आपने जो कल वैल्यू निकाली थी, जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेरा क्वेश्चन है सबसे कि ये जो वैल्यू हमने निकाली थी, हमने यहाँ पे आर पुट करके निकाली थी, करेक्ट? और वो वैल्यू कितनी थी? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। यही था अर्थ का रेडियस। पर अब अगर मैं हाइट, बहुत ज्यादा हाइट से फेंकू बॉडी को या छोड़ू बॉडी को अर्थ की तरफ, तो अब ये अपन आर की जगह आर ना रख करके आर प्लस एच का होल स्क्वायर रखेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो वैल्यू आने वाली है वो क्या 9.8 से ज्यादा आएगी, या 9.8 से कम आएगी, या 9.8 ही आएगी? कितने लोग कम बोल रहे हैं? मतलब बाकी लोग ज्यादा बोल रहे हैं। क्यों ज्यादा? तो हाइट देखो डिनोमिनेटर में है। हमारा जो आर प्लस एच है वो कहां पर है? डिनोमिनेटर में है वो, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्रेविटी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप खुद देखो ना, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर कर रहा है मैंने, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है। समझ रहे हैं? न्यूमरेटर तो उतना ही अभी भी। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा वो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। का एक एग्जांपल अपन और समझते हैं कि 1/2 और 1/5 में कौन बड़ा होगा? 1/2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। कितना आता है? ये 0.2 आता है और ये 0.5। ये बड़ा हुआ ना। एम आई क्लियर? तो डिनोमिनेटर में कोई चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो उससे ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। एम आई क्लियर? ठीक है। तो ये अपना एक केस रहेगा, एक केस अपन ये करेंगे। और एक क्लास मैंने आपको बताया था इक्वेटर और पोल।
हमारा अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है जैसे मैंने अभी यहां बनाया है ना। परफेक्ट स्फीयर नहीं है मतलब सेंटर से हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे नहीं है। अगर एक परफेक्ट स्फीयर होता तो सेंटर से हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम होता, पर ऐसा है नहीं, अलग अलग डिस्टेंस है। ठीक है, कहने का मतलब पोल का रेडियस अलग है, इसको मैं अगर आरपी नाम दे दूं, रेडियस ऑफ पोल, और इसको मैं नाम देता हूं आर ई, रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो अब फिर से क्वेश्चन, ग्रेविटी एट पोल और ग्रेविटी एट इक्वेटर में कहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी? ग्रेविटी एट पोल, क्योंकि वहां का रेडियस कम है, डिनोमिनेटर कम, ओवरऑल वैल्यू ज्यादा। ये ज्यादा दिख रहा है आपको? मतलब फॉर्मूला तो देखो देखो दोनों का सेम रहेगा। ग्रेविटी एट पोल के लिए क्या करोगे आप? जीएम अपॉन आरपी स्क्वायर, और ग्रेविटी एट इक्वेटर निकालने के लिए जीएम अपॉन आर ई स्क्वायर। अब आरपी और आर ई में कौन बड़ा है? आर ई बड़ा है, तो ओवरऑल ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो ग्रेविटी एट पोल विल बी ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। समझ रहे हैं क्या? हमने भले 9.8 निकाल दिया है, बट दैट इज नॉट सेम एवरीवेयर ऑन दी अर्थ। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कौन सा 9.8? हाँ बोल सकते हैं, एवरेज है। ठीक है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे केस 1 करके लिख लो। केस 1, केस 1 करके लिखेगा। 9.8 तो निकाल लिए थे ना लास्ट। हाँ, केस 1 करके लिखो। The above formula can be used for any other planet. The above formula can be used for the above formula can be used for any other planet, can be used for any other planet, any other planet. तो उसको आप लिख लेना GP is equals to GM upon MP upon RP square, जहां पे GP क्या है? ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट, ग्रेविटी एट दैट planet. MP is the mass of that planet, mass of that planet, and RP is the radius of that planet. And not just planet, हम तो मून का भी निकालेंगे ना, मून कोई planet थोड़ी ना है। ठीक है, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, केस 2 लिखिएगा। इक्वेटर एंड पोल का ग्रेविटी कंपेयर करेंगे। केस 2 विल कंपेयर दी ग्रेविटी एट पोल एंड ग्रेविटी एट इक्वेटर। जो मैंने आप लोगों को अभी बताया जस्ट, उसको हम लिख भी लेते हैं। डालिए हेडिंग केस 2, इसमें लिखिए अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पीयर, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पीयर, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पीयर। तो फिर कैसा है? ऊपर से थोड़ा फ्लैट है और साइड से थोड़ा ब्रॉड है या बल्जी है, निकला हुआ है बाहर, है ना। तो इट इज फ्लैटेंड एट पोल्स, it is flattened at poles, it is flattened at poles and bulges out at equator, flattened at poles and bulges out at equator। बना लो आप ये डायग्राम, bulges out at equator लिख भी लेना। ये पोल है आपका and this is equator। बना डायग्राम, और आरपी और आरई लेबल कर देना। आरपी एंड आरई को लेबल कर देंगे, रेडियस नीचे लिख देंगे उनके नाम, है ना। जहां पे आरपी क्या है? रेडियस ऑफ पोल, एंड आरई इज द रेडियस ऑफ इक्वेटर। डायग्राम में तो सिर्फ सिंबल लिखना, उसके नीचे लिख देना वेयर आरपी इज द रेडियस ऑफ पोल
एंड आर ई आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ इक्वेटर। ठीक है, और इनके बीच में 21 किलोमीटर का अंतर होता है ना। 21 किलोमीटर आर ई आरपी से ज्यादा है। ठीक है, नीचे में लिख लो, फॉर फॉर कांस्टेंट m, for constant m, g is inversely proportional to r square। दोनों के लिए मास तो सेम होगा ना, अर्थ सन, ये अर्थ का मास तो दोनों में सेम लेंगे, रेडियस अलग अलग है ना, बिकॉज सेंटर से दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। तो कांस्टेंट m दोनों के लिए m कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो g को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना, therefore g at equator, therefore g at equator, therefore g at equator is less than g at poles। g at equator is less than g at poles। उसको सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख लेना, gp ग्रेटर देन जीई, है ना। ग्रेविटी एट पोल ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर, या उल्टा बोल लो, ग्रेविटी एट इक्वेटर लेस देन ग्रेविटी एट पोल। ठीक है, ठीक है, लास्ट केस लिखना, केस 3। केस 3, एज h इंक्रीजेस, एज h इंक्रीजेस, h मतलब उस बॉडी की हाइट जहां से उसको ड्रॉप किया गया है ना। एज h इंक्रीजेस, h आपने वहां पे लिखा है ना, उसमें भी लिखे ना अपन, अपन नोट्स जो अपन ने डिराइव किया वहां भी h लिखे हो ना, देखो एक बार जल्दी से, लिखे ना अपन की बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, तो वो h को आपने क्या दिया है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दिया है, स्मॉल h देने बोला था ना मैंने, तो उसको स्मॉल h ही यहाँ पे लिखना, तो याद रहेगा कि ये h वही वाला h है। ठीक है, हाँ, ओके। तो इफ एज h इंक्रीजेस, दैट इज इफ द बॉडी इज एट अ हायर एल्टीट्यूड, दैट इज इफ द बॉडी इज एट अ हायर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, है ना, दैट इज इफ द बॉडी is at a higher altitude, then g decreases, then g decreases, then g, कौन सा स्मॉल g लिख रहे हो ना, हाँ, then g decreases। ठीक है, चलिए नोट करके एक पॉइंट लिख लो, नोट करके, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, acceleration due to gravity of a body, acceleration due to gravity of a body, acceleration due to gravity of a body of mass m, स्मॉल m लेना, of mass m, क्योंकि कैपिटल m हमने अर्थ के लिए लिया हुआ है पहले से, ठीक है, of mass m on planet, on planet, on planet is independent of the mass of the body, is independent of the mass of the body, is independent of the mass of the body, full stop। this means that, इसका क्या मतलब हुआ कि सबको सेम एक्सेलरेशन लगेगा, ये हमने कल बात की थी ना कि फेदर हो या बॉल हो दोनों को सेम एक्सेलरेशन लगेगा। This means that all bodies shall fall at the same rate. This means that all bodies shall fall at the same rate. This means that all bodies shall fall at the same rate. ठीक है, चलिए ठीक, नोट में एक पॉइंट वो भी लिख लो, आर ई माइनस आरपी अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए।
RE minus RP is 21 किलोमीटर्स. ठीक है. ठीक है. चलो एक हेड डालना, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल G एंड G, है ना. दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, पर डिफरेंस में ये नहीं लिखेंगे एक कैपिटल एक स्मॉल है. समझ रहे हो क्या? ये तो लोग पॉइंट बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं ना. एक कैपिटल G है, एक स्मॉल G है, ये डिफरेंस है पहला दोनों का, है ना. एकदम गलत डिफरेंस है. ये काट, ये देख के तो पूरा आंसर काट देना चाहिए आपका. ठीक है, मतलब इररिलेवेंट चीजें नहीं लिखना आंसर में हमको. तो सबसे पहला डिफरेंस होना चाहिए इनका डेफिनेशन. सुन रहे हैं क्या? कि स्मॉल G क्या होता है, कैपिटल G क्या होता है. कैपिटल G आपका एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. या चलो पहले नाम लिख देते हैं. तो पहले का नाम क्या है, लिख लो, कॉलम बना लो, 2 कॉलम. एक में कैपिटल G लिख लो, एक में स्मॉल G लिख लो. और पहले तो दोनों का नाम ही लिख लो कि दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. किसके नीचे लिखोगे ये? कैपिटल G में. हाँ. एंड स्मॉल G के में लिखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या बोल रहा है यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है. और यहां लिख लेंगे स्मॉल G के नीचे इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सिर्फ ग्रेविटी नहीं लिखेंगे, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. स्मॉल G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. सेकेंड लिख लो, सेकेंड पॉइंट लिखना नीचे, कैपिटल G के नीचे लिख लो the value of G is equals to कितनी थी कैपिटल G की वैल्यू? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 यूनिट के साथ लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना. 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू इतना. अच्छा वो कंप्लीट नहीं हुआ. एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, पूरा कंप्लीट तो करो. एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, हर जगह यूनिवर्स में कैपिटल G की वैल्यू यही है. एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. ठीक है. और यहां लिख लेना स्मॉल G के नीचे वैल्यू ऑफ स्मॉल G इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ ही होगा ना. एकदम हाइट में जाओगे तो कम होने वाली वैल्यू, तो इसलिए लिखना नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ. नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखना कैपिटल G के नीचे द वैल्यू ऑफ G कैन नेवर बी जीरो. The value of G can never be zero. The value of G can never be zero. कैपिटल G की वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू तो फिक्स है पूरे यूनिवर्स में. बट जो स्मॉल G है ना वो जीरो हो सकता है. बट कहां पर? When we are at the center of the earth. मून मत बोलना, मून में ग्रेविटी जीरो थोड़ी ना है, वहां की ग्रेविटी कम है. अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है, वो अपन निकालेंगे, है ना. बट जीरो नहीं होती. एम आई क्लियर? ठीक है. जीरो कहां होती है वो भी हम ऐसे बोल नहीं सकते, हम बस थ्योरेटिकली बोल सकते हैं. वी हैव नॉट प्रूव्ड इट प्रैक्टिकली. ऐसा बोला जाता है कि सेंटर ऑफ द अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा. बट सेंटर ऑफ द बॉडी कौन सी बॉडी? हाँ तो वही हुआ ना मतलब. ठीक है. अभी हम जो जी लिख रहे हैं वो अर्थ के लिए लिख रहे हैं ना, वरना मैं यहाँ पे वैल्यू 9.8 क्यों लिखता, है ना. हम तो अर्थ को ही मान के चल रहे हैं ना. ठीक है. तो लिख लो इसके नीचे स्मॉल G की वैल्यू. वैल्यू ऑफ G इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. द वैल्यू ऑफ G इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ.
वही बस इसलिए कि क्या बोल रहे हैं अपन कि ये सेंटर अप बॉडी को खींच रहा है, राइट। मैंने उस दिन कहा था ना कि हमें अर्थ का सरफेस नहीं खींचता है, कौन खींचता है, अर्थ का सेंटर। अरे सेंट्रल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंटर टू सेंटर अट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर आप सेंटर तक पहुंच ही गए हो तो अब क्यों अट्रैक्शन होगा, क्योंकि वहीं के लिए तो अट्रैक्शन हो रहा था ना। तो इसलिए ऐसा थ्योरेटिकली बोलते हैं कि सेंटर ऑफ अर्थ तक कोई पहुंच नहीं पाया आज तक, ना पहुंच पाएंगे, क्योंकि बीच में क्या है। हाँ, बट एक पिक्चर में दिखाया है हॉलीवुड की कि वो लोग एक ऐसा स्पेसशिप, मतलब कुछ शिप टाइप का बना रहे हैं जो नीचे जाने के लिए बना रहे हैं। तो इस टाइप का थिंकिंग है उन लोगों का, और अपन लोग प्यार मोहब्बत का पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। हॉलीवुड वाली पिक्चर है वो, कि वो लोग सेंटर ऑफ द अर्थ जाने का मिशन था उनका, बट नहीं पहुंच पाए, पॉसिबल नहीं है वहां तक पहुंच पाना, ठीक है। हाँ चलो, तो क्या लिखे, वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, 3। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, ये एक्चुअली सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, तो दोनों का डेफिनेशन लिखो कैपिटल जी के नीचे। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज, the gravitational force between the bodies of unit mass, unit mass मतलब gravitational force between the bodies of unit mass, unit mass का मतलब क्या होगा, हा? नहीं, यूनिट मास मतलब 1 kg, यूनिटी 1, ठीक है। अरे अपन ने डेफिनेशन लिखी है ना जी की, G इज इक्वल्स टू F आ रहा था, याद है जब अपन ने M1 M2 को क्या पुट किया था, 1 kg, और R को क्या पुट किया था, 1 मीटर, तब तो G बराबर F आ रहा था ना। तो और अपन ने फिर डेफिनेशन लिख दी थी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो वही 1 kg की जगह अपन यूनिट मास लिख रहे हैं, इसका मतलब वही होता है, ठीक है। नहीं आपको पता है तो आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो 1 kg मास, लिखो अभी यूनिट मास के ब्रैकेट में लिखो 1 kg, ब्रैकेट क्लोज कर देना, ईच सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस, ईच सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस, ईच सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। अब यूनिट डिस्टेंस का मतलब समझ जाओगे ना, 1 मीटर, समझ गए क्या। ईच सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, is known as universal gravitational constant, is known as universal gravitational constant। और ये तो एक्सेलरेशन होता है स्मॉल जी, तो इसका भी डेफिनेशन लिख लो नीचे। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, जब उसको फ्री फॉल किया जाता है ना, जब उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आपने फेंका नहीं, आपने छोड़ा है, तो फ्रीली फॉल उसी को तो बोलते हैं ना, फ्री फॉल। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन फॉलिंग फ्रीली, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, under the gravitational pull of earth is known as acceleration due to gravity, is known as acceleration due to gravity, is known as acceleration due to gravity। समझ गए क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन डालना, फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन ए है ना उसको अपन जी से रिप्लेस कर देंगे। हमारे इक्वेशन है ना वही 3, कौन कौन से इक्वेशन है ओजस, 2 2 ए, हाँ सेकेंड बता चल,
फर्स्ट तो इस इक्वेशन में अपन को ए की जगह जी रखना है, क्योंकि अब वो एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन हो चुका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए जहां जहां ए है उसको रिप्लेस कर देंगे अपन जी से, पहला चीज। दूसरा चीज, जहां जहां एस है उसको रिप्लेस करेंगे अपन एच से, एच, अरे हाइट। पहले आपने ये इक्वेशंस को सॉल्व किया था कहां के लिए, जमीन के लिए। आप लीनियर चल रहे थे, स्ट्रेट पाथ में चल रहे थे, रोड पे चल रहे थे, पर अब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो हाइट आगे इन्वॉल्व होगी, है ना। तो वो है वही चीज, वो वही चीज है ना। आप अब हॉरिजॉन्टली नहीं चल रहे हो, आपकी बॉडी वर्टिकली ट्रैवल कर रही है, तो उसको हाँ बस एच, एस को एच बोल रहे हैं अपन, बाकी चीजें वही है सारी, सुन रहे हैं। तो यहां पे एस बन जाएगा आपका एच, समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो नीचे लाइन में लिखना, फ्री फॉल हैंड डाल लिया, लिखो नीचे, अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, a body falling towards the center of the earth under the influence of gravitational pull of earth, under the influence of gravitational, a body falling towards the center of the earth under the influence of gravitational pull of earth, under the influence of gravitational pull of earth only, और कोई फोर्स नहीं लग रहा उसके ऊपर, under the gravitational pull of earth only, is said to be a freely falling body, is said to be a freely falling body। अभी जस्ट कंप्लीट किया, उसके बाद फिर वही पूछता है और लिख भी रहा है, जबरन का नौटंकी है बस। is said to be a freely falling body, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे, इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, in case of freely falling body, acceleration is equal to, in case of freely falling body, acceleration is equal to acceleration due to gravity, यानी कि स्मॉल जी, acceleration is equal to acceleration due to gravity, that is a is equals to g। ये वाला लाइन लिख लो पहले, that is a is equals to g, that is a is equals to g, ठीक है। a is equals to g, full stop। next line में, also since the body is falling from a height, also since a body is falling from a height, also since a body is falling from a height, its displacement will be equal to, its displacement will be equal to, its displacement will be equal to, its displacement will be equal to height, that is s is equals to h। तो ये हमारे दोनों चेंजेस होने वाले तीनों इक्वेशंस में, ठीक है। तो नीचे लाइन में लिखना, therefore the three equations of motion, therefore the three equations of motion for a freely falling body, therefore the three equations of motion for a freely falling body। अच्छा, मोशन वाले चैप्टर में भी तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं ना, स्टोन वाला, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों किए, अपवर्ड मोशन भी किए, डाउनवर्ड मोशन भी किए हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे, हाँ u0, जब ऊपर से छोड़ रहे हैं तो u0, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो v0, है ना। हाँ, तो इट कैन बी for the three equation of motion for a freely falling body can be written as follows, can be written as follows, can be written as follows। तो पहला लिख लेंगे, v is equals to u plus gt,
v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। सेकेंड हो जाएगा h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। एंड थर्ड v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2gh। 2gh। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, नोट करके लिखना। देखो, अगर आपका बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, यानी कि डाउनवर्ड मोशन है ना, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, हाँ या ना? नीचे जा रहा है ना भाई, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में आप जी को क्या लोगे? पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। पर जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, तब उस केस में एक्सेलरेशन तो तब भी नीचे की तरफ ही होता है, एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नीचे की तरफ है, ड्यू टू ग्रेविटी वाला। ड्यू टू ग्रेविटी वाला हमेशा आपका अर्थ बॉडी को नीचे ही पुल करेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। बट अब आपके बॉडी का वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है, तो इस केस में अपन को जी का वैल्यू क्या लेना है? नेगेटिव। बस ये चीज ध्यान रखेंगे, +9.8 -9.8। ठीक है ना? तो नोट को ऐसी करके बना लो, समझ जाएंगे क्या हो रहा है यहां पर। बॉडी अच्छे से बनाना कि आपको दिखे कि बॉडी यहां पर ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसे एरो बना लेना, और यहां पर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। डाउनवर्ड मोशन, और ये है आपका अपवर्ड। यहां हमारा u 0 हो जाता है, और यहां आकर के v 0 हो जाता है। यहां u कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना? चल इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहीं तक आ रहा है, मास वेट नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, एक मास वेट भी एक टॉपिक है ना इसी पार्ट का। उसके बाद हमारा जो एक पार्ट है वो है बॉयंसी। नहीं, अपन अभी पढ़ेंगे, है ना? चलो क्वेश्चन लिखना एक न्यूमेरिकल। A particle is thrown up. A particle is thrown up. A particle is thrown up vertically. A particle is thrown up vertically with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। थ्रोन अप बोल रहे हैं, कौन सा केस है ये? राइट लेफ्ट वाला, राइट वाला? ये वाला ना, अपवर्ड मोशन। ठीक है, तो विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। अब आपसे दो तीन चीजें निकालनी है आपको। फर्स्ट पॉइंट निकालना है, निकालिए। फर्स्ट पॉइंट लिखना, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी। What will be its velocity at the highest point of its journey? समझे क्वेश्चन, है ना? क्या होगी? जीरो। वेरी गुड। बी लिखना, पहले बी और सी लिख लो, फिर हम सॉल्यूशन लिखेंगे के करके। लिखो बी पार्ट। दूसरा चीज क्या निकालना है? आपने कितनी स्पीड से फेंका उसको? वो यू है ना? ठीक है, ओके। हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज? हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज? ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या निकालने बोल रहा है? एच। क्या निकालने बोल रहा है? एच। आपने 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको ऊपर फेंका, तो वो कितना ऊपर तक जाएगा बॉडी, ये पूछ रहा है। और एक जनरल क्वेश्चन एक और आता है कि कब वो हाइट तक वो पहुंचेगा, टाइम कितना लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। थर्ड लिख लो, व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट? व्हाट टाइम, थर्ड इज द सी पार्ट, व्हाट टाइम would it take
सेकेंड पार्ट लिख लियो ना, हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज, एंड थर्ड है कि उसको वहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा. तो व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. 3 क्वेश्चन है इसमें, है ना. व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. तो पहला पॉइंट तो लिख ही लो, पर पूरा सेंटेंस में लिखना उसको, फर्स्ट का आंसर. हाँ हाँ, गिवन लिख लो पहले. क्या गिवन है इसमें? u गिवन है ना. क्या गिवन है? u इज 50 मीटर पर सेकेंड. बस और कुछ तो दिया ही नहीं है ना. v दिया नहीं है, v पूछा है. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? एट द हाईएस्ट पॉइंट. पूरा लिखना है सेंटेंस. एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी विल बी 0. एट द highest point the velocity will be 0. तभी तो अब वापस नीचे आएगा ना. जितना ऊपर जाना था पहुंच गया, 0 होगी वेलोसिटी, अब वापस डाउनवर्ड जर्नी चालू हो जाएगी. ठीक है, चलिए बी पार्ट लिखना. बी पार्ट क्या निकालना है आपको? एच निकालना है. कौन सा इक्वेशन सही रहेगा? अब देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी जी का वैल्यू नहीं दिया है, बट आपको पता है कि अब तो हमने ग्रेविटेशन पढ़ लिया है ना, तो अब जी का वैल्यू हमको पता है. तो जी क्या होगा यहाँ पे? जी विल बी, वेरी गुड, -9.8. अभी तो मैं बताया ना कि माइनस लेना है. तो जी विल बी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप चाहो तो ये चीज को भी गिवन में लिख सकते थे, दिया नहीं है लिखा हुआ, बट हम तो समझ गए ना, अपर जर्नी है तो माइनस होगा. हाँ या ना. ठीक है. हाँ, तो अब बताओ कौन सा इक्वेशन बेस्ट है एच निकालने के लिए? इसमें तो एच है ही नहीं. अब बताओ सेकेंड और थर्ड में. सेकेंड के लिए टाइम है क्या तुम्हारे पास? बिना सोचे समझे कुछ क्यों बोलना है सेकेंड इक्वेशन? पहले देख तो लो सेकेंड क्यों बोल रहे हैं हम. कौन सा है? थर्ड. बिकॉज सेकेंड के लिए भी अपने पास टाइम नहीं है. टाइम नहीं है मतलब वैसा वाला नहीं कि टाइम नहीं कि नहीं निकाल पाएंगे. टाइम गिवन नहीं है. अरे बोलते हैं ना ये काम नहीं कर सकते कि टाइम नहीं मिल रहा है. आप लोग बोलते हैं ना होमवर्क नहीं करके ऐसा टाइम नहीं था. वाला टाइम नहीं है. टाइम गिवन नहीं है क्वेश्चन में. ठीक है. हाँ, टाइम टेकन गिवन नहीं है. तो थर्ड ही बेस्ट है हमारा. तो व्हाट इज v? 0. तो पहले लिखना है यहाँ पे यूजिंग क्या? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. ठीक है, पहले पुट करते हैं. 0 माइनस 50 का स्क्वायर. कोई यूनिट में दिक्कत तो नहीं है? ऐसा यूनिट है ना, कोई दिक्कत नहीं है. चालू करेंगे, आगे बढ़ो. इज इक्वल्स टू 2 इंटू -9.8 इंटू एच. निकालो, बताओ एच कितना आएगा? आपको समझ में आया कि 10 क्यों लेते थे अपन? हाँ, वो 19.6 आएगा. तो डिवाइड करना पड़ेगा ना. हाँ बोलना भाई. हाँ आएगा, पॉइंट में ही आएगा. पर फाइनल आंसर तो बताओ. हाँ तो करना है उसको सॉल्व. माइनस माइनस कैंसिल कर रहे हो ना. ये -2500 है इस तरफ और -19.6h इस तरफ. तो माइनस माइनस हो गया प्लस. तो h बराबर कितना आया? 2500 अपॉन 19.6. देखो कुछ क्वेश्चन में ना, सुन रहे हो क्या, कुछ क्वेश्चन में ना लिखा रहता है कि टेक g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसका कारण है हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता. तो यहाँ पे अगर 10 लेते तो ये 20 हो जाता ना. अगर यहां पर हमने क्वेश्चन में 10 लिया होता तो नीचे क्या आता? 2 इंटू 10 20 हो जाता. अरे हाँ या ना तो बोलो. फिर यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाता. 125 मीटर हाइट आ जाती, है ना. तो पर ये अगर क्वेश्चन में नहीं दिया ऐसा तो अपन को 9.8 ही लेना है. सुन रहे हैं क्या? वरना गलत हो जाएगा आंसर. एम आई क्लियर? until and unless it is not mentioned in the question कि take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम 9.8 लेके ही सॉल्व करेंगे. एम आई क्लियर? ठीक है, चलो सॉल्व कर रहे हैं उसको. तो ऊपर एक 0 ऐड कर दो तो नीचे 196 हो जाएगा. हाँ या ना? होगा ऐसा? अरे हाँ या ना? तो वन टाइम में 196, रिमाइंडर बचेगा 54. एक 0 और नीचे ले आओ, 540. 19 का टेबल आता है आप लोग को?
1928 1938 57, ये तो 57 से बड़ा है, छोटा है, तो 3 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, तो क्या आएगा अगला नंबर 2 से जाएगा ना। अरे 3 से तो पार हो जा रहा है, 540 के ऊपर चला जा रहा है, तो 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 9 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1 एंड 2 1 1 एंड 1 392, रिमाइंडर कितना आएगा बोलोगे 148। ठीक है, एक और जीरो ले आओ नीचे। अब बताओ 196 कितने टाइम से जाना चाहिए? 7 नहीं, 7 ज्यादा हो जाएगा। 19 इंटू 6 अगर करते हैं, 54 का 4 कैरी 5, 6 से ट्राई करते हैं क्योंकि 96 भी तो है ना, 6 से ट्राई करते हैं, तो 6 6 36 का 6 कैरी 3, 54 प्लस 3 57 का 7 कैरी 5, और ज्यादा क्या 7 से कितना आ रहा है? 196 इंटू 7, 8 से, चलो 8 से करते हैं। 48 का 8 कैरी 4, 72 प्लस 4 इज 76 का 6 कैरी 7, पार हो जा रहा है, 7 ही आएगा 7 टाइम्स। 7 से 42 का 2 कितना रहा है? 1402, ठीक है, यानी कि 78 इसका एक लास्ट बस 780, ये कितने बार में? थ्री टाइम्स में, और 4 से ज्यादा हो जाएगा क्या? अच्छा, तो बस फिर हो गया 127.3 मीटर, आंसर हो गया 127.3 मीटर्स। ठीक है, 127 पॉइंट, क्या 12.7? 9.6 मीटर, 9.6 मीटर लिए ना हम लोग उसको। हाँ 19.6 लिया सर, आपने उसको 200 किया। क्या 200 किया? रिमाइंडर की बात कर रहे थे, ये आंसर। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा अक्षांश? मैं बोल रहा आपने उसको 200 किया था ना, तो उसके वजह से आंसर चेंज है। कहाँ इंटू 100 किया मैंने? इंटू 10 किया ना ये। हाँ, तो उससे क्या हुआ फिर? दो जीरो मान के चल रहे हैं 100। तो फिर 19.6 होता, हमने उसको 196 किया ना, तो एक जीरो आगे ऊपर ऐड कर दिए। अरे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए भाई, अभी भी नहीं आया उसको समझ में। ठीक है, तो आंसर विल बी 127.3 मीटर्स। लास्ट थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या निकालने वाला? टाइम। बताओ कौन सा इक्वेशन बेस्ट है टाइम के लिए? फर्स्ट भी अच्छा है ना, सेकंड में तो कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, फर्स्ट ही सही है, निकाल लो फर्स्ट से। v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 था ना, तो v 0 हो गया, u 50 हो गया, माइनस 9.8 इंटू टी, सही है, तो t कितना हो जाएगा? 50 अपॉन 9.8, या फिर क्या हो जाएगा अक्षांश पॉइंट आने के लिए? क्यों -50 लेंगे भाई? अच्छे से देख पहले करके, तूने वैल्यू g की 9.8 क्यों ली है भाई? प्लस माइनस लेके चल रहे ना, ठीक है। हाँ, 9.8 आएगा नीचे, पॉइंट आने के लिए अपन क्या करेंगे? 500 अपॉन 98। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ। 250 अपॉन 49, आप डिवाइड करो उसको 250 को 49 से, आंसर बताओ कितना सेकेंड्स आ रहा है? कितना सेकेंड आएगा आंसर देखो जल्दी से, डिवाइड करो 250 को 49 से।
5.1 सेकेंड 5.1 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब अगर शायद अगर आपने 50 की जगह और ज्यादा स्पीड से फेंका होता बॉल को या स्टोन को या बॉडी को, तो वो और ऊपर जाती और टाइम भी ज्यादा लेती ऊपर जाने में, है ना। तो सब किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे फेंकने की स्पीड पर, है ना। अरे मैं ऐसी धीरे से फेंकूंगा तो यहीं से वापस आ गई, मैं और जोर से फेंकूंगा तो और ऊपर तक गया बॉडी। तो किस पे डिपेंड करेगा कि आप कहीं से ही फेंको, आप धीरे से फेंको या बहुत जोर से फेंको, हर बार एक्सेलरेशन तो इतना ही लगने वाला है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने उस बॉडी को ऊपर फेंका है, वो डिसाइड करेगा कि कितना ऊपर तक जाने वाली बॉडी और कितना देर तक उसका अपवर्ड मोशन चलने वाला है। समझ गए क्या? तो 3 चीजें अपन यहां निकाले हैं, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, एंड कितना हाइट तक वो रीच कर रहा है। अभी आपको यहाँ पे सारे जो वैल्यूज है सब पॉइंट में दिख रहे हैं ना, उसका कारण यही है कि यहाँ पे अपने 9.8 लिया हुआ है। अगर आपने 10 लिया होता तो ये सारी चीजें बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाती विदाउट एनी डिफिकल्टी। समझ रहे हैं क्या? इसलिए अपन कई बार 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं टू सिंप्लीफाई दी कैलकुलेशन। समझ रहे हो क्या? हाँ हाँ, माइनस तो लेना ही है भाई। ठीक है, डन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस करेंगे अपन, और मास एंड वेट, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन खत्म करेंगे, बुक लेकर आना, हम क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे ग्रेविटेशन पार्ट का। मैं अगला जो पार्ट है इसी चैप्टर का, एक और पार्ट है फ्लोटेशन, वो अभी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो शायद नहीं आ रहा होगा किसी का, है ना। तो अभी अपन सिर्फ ग्रेविटेशन, मास एंड वेट तक के खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बुक्स लेकर आना एनसीईआरटी। थैंक यू। हाँ